नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज एक बड़े मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। जी हां, 11 जुलाई 2006 के लोकल ट्रेन सिलसिलावार बम धमाका मामले में मुंबई की मकोका अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है, जिसमें अदालत ने 12 में 5 मुलजमीन को मौत की सजा सुनाई है, जबकि बकिया 7 मुलजमीन को उम्र कैद की सजा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर वकील युग चौधरी ने मुंबई ट्रेन बम धमाके के मुतालिक मकोका अदालत के फैसले को गलत बताया है। युग चौधरी ने इस मामले की पैरवी बॉम्बे हाईकोर्ट में करने की भी बात की है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कानूनी इमदादी कमेटी ने फैसले का एहतराम करते हुए मकोका कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने केपी रघुवंशी की क़यादत में मुंबई ट्रेन धमाका मामले की छानबीन की थी। एटीएस के साबिक सरबराह केपीएस रघुवंशी ने कहा है कि मुंबई बम धमाकों के मुतासरीन को आज इंसाफ मिला है। और आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजम्मिल शेख पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने, बम धमाके की साजिश की मीटिंग में हिस्सा लेने और ट्रेन का सर्वे करने का इल्जाम है, जबकि उनके वालिद का कहना है कि जिस वक्त धमाके हुए थे वो बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा था। इसकी वहां हाजिरी का सबूत भी मौजूद है। उन्होंने इस फैसले को सियासी साजिश बताया है। मुलजमीन के वकीलों का कहना है कि पुलिस और एटीएस की तहकीकात में काफी तजाद है। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच कह रही है कि यह जुर्म हमारे कैदियों ने किया, वहीं एटीएस कह रही है कि हमारे कैदियों ने किया है। एक ही मामले में अलग अलग गिरोह को पेश किया गया। इन दोनों ग्रुप का कोर्ट में कन्वेंशन भी किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की एक और विंग इस केस में कुछ और मुलजमीन को पेश किया और महाराष्ट्र हुकूमत ने इस पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है और इस सिलसिले में चार्जशीट भी फाइल की गई है। इतने तजाद के बाद ये जो फैसला आया है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल आज 9 साल के बाद इस पूरे मामले पर फैसला आया है, जिसमें 12 में 5 को सजाए मौत और 7 को सजाए कैद दी गई है। मुंबई ट्रेन सिलसिलेवार धमाके में आज जो फैसला आया है, इस पर काफी तजाद पाया जा रहा है। किसी को इत्मीनान नहीं है सिवाय एटीएस साबिक चीफ रघुवंशी के। और आइए इस फैसले के बाद मामले से जुड़े वकील दिफा शरीफ शेख और एटीएस चीफ मामले में रघुवंशी और बाइज्जत बरी अब्दुल वाहिद और सजा पाने वाले मुजम्मिल के वालिद और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, जो आप रोल की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें प्लांटर मांगा है, मगर हम डिफेंस एडवोकेट, मैं इतना कह सकता हूं जैसे अभी दिन का उजाला है उसी तरह वो लोग इनोसेंट है। दिस इज ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स वी आर 100% श्योर दैट विल गेट एक्विटल। इसमें जो 5 लोग हैं प्लांटर थे, पीछे से उनको फांसी की सजा दी गई है और बाकी लोग अलग अलग सेक्शन के तहत कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग आईपीसी सेक्शन, एक्सप्लोसिव एक्ट, मकोका, इसके तहत जन्म केपीसी चल रही है। इससे मेरी पूरी एटीएस की टीम जो इस टाइम जो समय इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, उनके इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ने फाइनली ठप्पा लगा दिया है। कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है और 7 लोगों को जो लाइफ दी गई है, वो सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैं बहुत दिल से मैं दुखी हूँ, इसलिए कि वो सब बेगुनाह हैं। पिछले 9 सालों से मैं उनके साथ रह रहा हूँ और मैंने देखा है एटीएस ने किस तरह से मुझे फंसाया है, उनको फंसाया है और आज एटीएस उनको फंसाने में और उनको कन्विक्शन दिलाने में कामयाब हो गई है। पॉलिटिकल डिसीजन है ये, कोर्ट का फैसला नहीं है ये सोची समझी स्कीम है ये, और इन लोगों को कोई मुजरिम मिला नहीं। हमको तो दुख है कि इतने सारे लोग मरे। वो लोग जो लोग सफ़र हुए उनसे हमारी हमदर्दियाँ है, लेकिन हम भी उन्हीं में शामिल है सफ़र करने वाले, क्योंकि हम बेकसूर है। हमें ये उम्मीद है कि जब हम हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह फैसला इन मुलजिमीन के हक में होगा। लेकिन जो लोग हैं जो घायल हुए थे सीधे तौर पर कहीं न कहीं उनको जस्टिस मिली है, ये बात भी सामने नहीं, ऐसा है कि जो असल मुजरिम थे उनको पकड़ा ही नहीं गया, असल मुजरिमों को, बेगुनाहों को फांस दिया गया है।
आप बार बार इसको लेकर सवाल खड़ा करते रहे कि जिस तरह से तफ्तीश हाँ बिल्कुल हम हाई कोर्ट जाएंगे। और दूसरी जानब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने एटीएस पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गलत मामलों में फांसने का इल्जाम लगाया है। अबू आसिम आजमी ने एटीएस पर मुजरिमीन को अजियत देकर जबरदस्ती जुर्म कबूल कराने का भी इल्जाम लगाया है। ट्रेन का हुआ था, उसमें जितने लोग पकड़े जाए सबको फांसी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही भयानक जुर्म था। इतना ज़्यादा इतने लोग मरे थे इसके अंदर, इतना प्रॉपर्टी को लॉस हुआ था, आतंकवाद गतिविधियां देश में बढ़ रही हैं, तो इसमें किसी आदमी को कम सज़ा देने की ज़रूरत नहीं, सबको फांसी की सज़ा दो। परंतु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने लोग पकड़े गए सब बेगुनाह हैं। और हम देख रहे हैं, उनके स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, वकीलों की बहस जो हम देख रहे हैं, इसमें जानबूझ करके पुलिस वालों ने टार्चर किया इनको, इनकी फैमिली को बुलाकर सामने नंगा किया उनको, उनके साथ में उनकी पेशाब की जगह पर करंट लगाया, उनके पीछे में केमिकल डाला गया और इस तरह से उनको बुरी तरह से मार मार के बनाए हुए कागज़ पर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उसके ऊपर सिग्नेचर लेकर के उससे कहा जा रहा है कन्फेशनल स्टेटमेंट। और वही जो राजा ठाकरे हैं, इनकी बहुत पहले भी शिकायत आ चुकी है। इसलिए हमने ये तय किया कि इस केस को हम लोग बहुत गंभीरता से लेंगे, ताकि इस मुल्क के अंदर जो जुडिशरी की इज्जत है वो बाकी रह जाए, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और राजन, आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिसमें गुलजार आजमी साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र भी हैं, और निरंजन सेठी तर्जमान बीजेपी महाराष्ट्र से जुड़ जाएंगे, और अब्दुल वाहिद शेख जो कि इस मामले पर बरी हुए हैं, ये मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। मैं गुलजार आजमी साहब के पास आऊंगा। गुलजार आजमी साहब, इस फैसले से आप कितने मुत्तफिक हैं? काफी लंबी लड़ाई हुई, सजाएं हुई, सिर्फ एक शख्स बरी हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम मकोका जज के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने जो दलाल और शवाहिद पेश किए थे उनको उस पर तवज्जो नहीं दी मकोका जज ने, इसलिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं आपको ये बतला दूं कि निचली अदालतों में लोगों को, अक्षयधाम मंदिर में 3 लोगों को फांसी की सजा, एक को उम्र कैद की सजा, एक को 10 साल की सजा, एक को 5 साल की सजा दी गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने उस सजा की तौसीक भी कर दी थी, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो वो तमाम के तमाम 6 अफराद जो थे वो बाइज्जत बरी हुए। इसी तरीके से 2002 में अमेरिकन कॉन्सुलेट वाकई कलकत्ता में हमला हुआ था और उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। हम जब हाई कोर्ट में गए तो उसमें 2 को बाइज्जत बरी किया गया और 3 की फांसी की सजा को 7 साल में कन्वर्ट किया गया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो जो बाकी 2 बचे थे उनकी सजाओं को भी 25 साल में तब्दील कर दिया गया। इस केस पर आपको क्या लगता है, इस केस पर आपको क्या लगता है आगे आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि निचली अदालतों को जहां जहां हमने आला अदालतों में चैलेंज किया है वहां हमारे हक में फैसला आया है। इसी बिना पर हम ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले को भी बम्बई हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वहां में कामयाबी। चलिए, वाहिद शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाहिद शेख, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस मामले से आप बाइज्जत बरी हुए हैं, किस तरह का ये पूरा मामला था? आपने क्या क्या देखा, क्या तजुर्बा रहा आपका इसमें? सर देखिए, मैं 2006 में मुझे इस केस में गिरफ्तार किया गया जी, और ये पूरा जो मामला है, पूरा जो केस है वो बिल्कुल फेक है, झूठा केस बनाया गया है। यानी बम ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मरे, उसमें ज़ख्मी हुए, ये सच है, ये सच्चाई हम सब कबूल करते हैं। लेकिन जिन्होंने बम ब्लास्ट किया वो आज तक पकड़े नहीं गए। ये 13 लोगों को बस फंसा करके केस बनाया गया। मैं खुद 9 साल से जेल में रहा और इन लोगों को देखा, तो जिस तरह मुझे आज कोर्ट ने बरी किया है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो जो 12 लोग हैं उनको भी जो है छोड़ा जाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है। आपको किस बुनियाद पर छोड़ा गया? अब्दुल वाहिद, आपको किस बुनियाद पर छोड़ा गया? पुलिस सर मेरे पास जो है अभी जजमेंट कॉपी आई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब देखो 13 लोग पकड़े गए थे, उसमें एक को हमने छोड़ दिया
और 12 लोग को सजा दी गई। बस दिखावा है सारा। मेरी ज़िंदगी के जो साल बर्बाद हुए, जो ATS वाले इसके ज़िम्मेदार है, जो ऑफिसर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है। और जब तक ये नहीं होगा, इस मुल्क में इसी तरह से बम ब्लास्ट और इस तरह से झूठे लोगों को फंसा करके सज़ा दी जाएगी। तो जिन्हें सज़ा दी गई है उनके खिलाफ सबूत रखे गए, उनके खिलाफ गवाह रखे गए, तभी ये फैसला आया है। आपको कैसे, क्यों लगता है कि ये लोग बरी होने चाहिए, इन्हें फंसाया गया है? आप किस बुनियाद पर कहेंगे? देखिए पिछले 9 सालों से मैं इनके साथ हूँ और मैं इनसे बहुत करीब में, हम जेल में रहे, हमने पूरी केस को देखा, स्टडी की, चार्जशीट पढ़ी, डिफेंस तैयार किया और मैं ज़ाती तौर पे इनको जानता हूँ जेल जाने के बाद। इसमें मेरा साला साजिद अंसारी है, एक्यूज नंबर 7। तो मैं शरह सद्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये सब बेगुनाह है और इनको रिहा होना चाहिए। लेकिन चूँकि झूठे पंच और गवाहों को ATS ने अदालत में खड़ा किया और उनकी मदद से वो केस में जो है कन्विक्शन दिलाने में कामयाब हुए। मेरा एक ही सवाल है कि अगर पुलिस को इसी तरह से आज़ादी दी जाएगी तो वो किसी भी बड़े से बड़े मुल्क के इंसान को, इस मुल्क के इंसान को पकड़ करके केस झूठा बनाएंगे और झूठे पंच गवाह खड़े करके उनको सज़ा दिला देंगे। उनके लिए कोई ये जो है बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये आसान बात है। जी वाहिद, आप बरी हो जाते हैं और 12 लोगों को कसूरवार पाया जाता है, तो ऐसे में कहां कमी रह गई थी इन 12 को बेकसूर साबित करने में? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट जो है इंसाफ पर मुबनी है और देखिए मेरे साथ इंसाफ हुआ, मुझे छोड़ दिया गया और 12 लोग के खिलाफ कुछ एविडेंस मिला इसलिए उनको सज़ा दी गई। ये पूरा केस बोगस है। जितने भी इसमें गवाह और पंच विटनेस है सब बोगस है, पुलिस के खबरी है, उनकी झूठी गवाही की बुनियाद पर जो ये सज़ा दी गई है। मेरे खिलाफ चूँकि बहुत छोटा सा रोल उन्होंने रखा था ATS वालों ने, एक विटनेस वो मेरे खिलाफ लाए थे जो मेरा रिश्तेदार है, उन्होंने कोर्ट में गवाही नहीं दी, इसलिए मजबूरन जज को मुझे छोड़ना पड़ा। अगर वो गवाही दे देते तो शायद मैं भी उनके साथ जो फांसी या लाइफ की सजा भुगतते होता। चलिए ठीक है, हमारे साथ निरंजन सेठी, तर्जुमान BJP हैं। निरंजन सेठी साहब, काफी तजाद हमको लगता है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ATS की टीम कुछ कहती है, पुलिस का एक विंग कुछ कहता है, काफी जो है कॉन्ट्रडिक्शन के बाद ये फैसला आया है। और जो अब छूटे हैं अब्दुल वाहिद, उनका भी कहना है कि सारे सबूत झूठे रखे थे पुलिस की तरफ से। क्या कहेंगे आप इस पूरे केस पर? मैं इस पर सिर्फ एक ही बयान करना चाहूँगा कि यहाँ के जो अभी एडवोकेट साहब है, आजमी साहब ने, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला दिया गया है उसका मैं एहतराम करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस देश का जो कानून है या न्यायपालिका है उसको एहतराम करने की आवश्यकता है। अगर देश में सबसे बड़ा कोई लोकतंत्र देश होगा तो मुझे लगता है ये भारत देश है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार से, अभी जिस प्रकार से हमारे भाई वाहिद ने कहा कि मुझे छोड़ा गया, और यही उसका प्रूफ है कि किस प्रकार से न्यायपालिका चलती है। अगर ये दोषी पाए गए तो निश्चित ही इनके ऊपर कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल सेठी साहब सवाल ये नहीं है, अदालत पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, इस मुकदमे पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मसला तो ये है कि ATS और पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है उस पर सवाल उठा रहे हैं वाहिद और गुलजार साहब। अदालत का तो एहतराम हो रहा है। कैसे हो सकता है कोई भी बेगुनाह आदमी को, देखिए कोई भी बेगुनाह इस प्रकार से न्यायपालिका के सामने, देखिए ये सिस्टम उस प्रकार से बनाया गया है कि भले 99 कत्ल किए हुए छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को यहाँ पर फांसी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जब न्याय व्यवस्था बनाई गई है तो इस प्रकार से वाहिद जी को भी इस प्रकार का मदद मिल चुका है। और ये कैसे इस बात कर पाएंगे कि आज मुझ पर ये जो दोष है वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। निश्चित ही उनका जो, अगर आपके साथ अच्छाई हुई है तो उनके साथ भी अच्छाई होती यदि वो गुनहगार नहीं होते। कहीं ना कहीं वो गुनहगार पाए गए और वो फ्री ऑफ दिस थिंग, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप इस प्रकार से न्यायपालिका पर विश्वास न करना, न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। और भारत देश के ऊपर न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, उंगली यहाँ उठाई जा रही है ATS और पुलिस की कार्रवाई पर। चलिए इस मुद्दे पर हम आगे भी बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है ना, जैसे नहीं आजमी साहब ने जैसे कहा कि उसके ऊपर मुंबई हाईकोर्ट जा सकते हैं। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
बिग बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम मुद्दे पर जाने से पहले इस पूरे मामले पर बात कर रहे थे कि आज जो बरी हुए और जिन्हें सजाएं मिली हैं उस पर हम बात कर रहे थे। जैसा कि अब्दुल वाहिद ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई ज्यादा रोल उन पुलिस वालों को नहीं मिला, इसलिए मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि जो लोग इसमें आज सजा पाए हैं, तजाद है काफी पुलिस का, एटीएस का, और किसी को इस मामले पर भरोसा ही नहीं है कि पुलिस ने कहानी गढ़ी है तभी ये जाकर आज फैसला आया है। क्योंकि कानून के सामने, अदालत के सामने जिस तरह के सबूत शवाहिद रखे जाते हैं, फैसला उसी हिसाब से आता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं खान अब्दुल वहाब खान, जो कि वकील हैं। वहाब साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, काफी तजाद है पुलिस और एटीएस के मामले पर। 3 अलग अलग ग्रुप इस मामले पर बताते हैं कि हमने जिनको पकड़ा है इस मामले में वो मुलजिम हैं और उनके ताल्लुक से एक चार्जशीट भी पेश कर दी गई, लेकिन आज एटीएस ने जिनको पेश किया था उन्हें सजाएं दी गई। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, तफसील के साथ बताएं। वहाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वहाब साहब से। गुलजार आजमी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब आप फिर हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। यह जानना चाहूंगा कि इतने काफी तजाद के बाद यह फैसला आया है एटीएस के, आप लोगों के वकीलों से कहां कमी रह गई थी कि इस पर आप लोग जो है मजबूती से सारे सबूत या गवाह नहीं रख पाए? तक हमारे वकला का काम मामला है, उन्होंने निहायत ही ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम किया है जी, और छोटी सी छोटी बात को भी अदालत के सामने पेश किया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये फैसला जो है वो किसी ना किसी दबाव के तहत है। मैं अभी बीजेपी के दोस्त मेरे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि साध्वी और असीमानंद, कर्नल पुरोहित, इन लोगों के ताल्लुक से उनका क्या ख्याल है? क्या वो उनको बेगुनाह मानते हैं या गुनहगार मानते हैं? जी, निरंजन सेठी साहब क्या कहेंगे आप? आजमी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, गुलजार आजमी साहब, आप खुद एडवोकेट है, आपने जानना चाहिए कि इस किस प्रकार से आप मेरे से अपेक्षा कर सकते हैं। हमने उनको, कोई भारतीय जनता पार्टी ने इनको गुनहगार नहीं ठहराया है। अगर कल को ये लोग जिस प्रकार से आपने कहा कि कल हाईकोर्ट जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपकी दलील वहां पर सुनी जाएगी और उस दलील के ऊपर इनको छोड़ा जाएगा। अगर वो बेकसूर है तो अल्लाह उन पर रहमत करेगी। अगर वो सजा उन्होंने की है तो उनको तो परवरदिगार भी माफ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जो सजा के हकदार होंगे उन कहीं ना कहीं जिस तरह से रखा जाएगा अदालत में उस तरह का फैसला आएगा। शेट्टी साहब, आपका भी मानना है? निरंजन शेट्टी साहब, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम जाते हैं, मुद्दा जिस तरह से, मामला जिस तरह से रखेंगे उस तरह का फैसला आएगा। तो आपको क्या लगता है यहां जिस तरह से गवाह और सबूत रखे गए हैं उसी हिसाब से फैसला आया है? कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हजरात बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आप यहां जो मुंबई में कार्रवाई हुई है उसके ताल्लुक से आपका क्या कहेंगे? पुलिस और एटीएस ने जो कार्रवाई की है वो गलत साबित होती है तो जो लोग बेकसूर साबित होंगे उनकी जिंदगी का क्या होगा फिर, जो बर्बाद हुई है? शेट्टी साहब, देखिए, ये बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो उनके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ है वो 2006 में जिस वक्त इन्होंने इस प्रकार की घटना हुई उसके पश्चात एटीएस ने कार्रवाई की और उनके ऊपर इस प्रकार के जो भी कानूनन जो सेक्शंस लगाए थे वो लगाए गए और उसके पश्चात 9 साल के भीतर इस प्रकार का 9 साल तक केस चला। कोई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पश्चात एक केस शुरू नहीं हुआ। तो हमारे इसके पहले जो हुक्मरान चला रहे थे उन्होंने इस प्रकार के, कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां पर केस चलाए थे। चलिए ठीक है, वहाब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वहाब जुड़ चुके हैं। वहाब साहब क्या कहेंगे इस केस के बारे में? कांग्रेस का दबाव रहा होगा। एक मिनट में जवाब दे दूं। जी गुलजार साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी गुलजार साहब, हेलो जी बताएं, आवाज आ रही है? आप एक बात कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 एटीएस ने इन 9 मुसलमानों को बम धमाके का मुजरिम करार देने के लिए उन पर इल्जाम लगाया।
लेकिन एनआईए ने उन सबको बेगुनाह बताया और क्लीन चिट दी। तो एटीएस का फैसला जिस तरीके से हो रहा है, एटीएस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो एनआईए ने साबित कर दिया है। जी, यानी आगे भी आपको उम्मीद है कि आगे जाके आप इस मुकदमे में कामयाब होंगे, चाहे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप साहब के साथ हम माजरत के साथ कि किसी तकनीकी वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि बेकसूरों को ना फांसा जाए, जो कसूरवार हैं, असल मुजरिम हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि जो मुतासिर होते हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।